हेलो स्टूडेंट्स, वीआईपी क्लासेस में आप लोग का स्वागत है। आज हम 12th क्लास के लिए 5 नंबर का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक लेकर के आए हैं, जो खास करके डायपोल के लिए। हम डायपोल के लिए और भी बहुत सारे टॉपिक्स बनाएंगे जो खास करके 12th में डायपोल का आता है, जैसे इलेक्ट्रिक डायपोल हो गया, मैग्नेटिक डायपोल हो गया, उसके अक्षीय हो गया, उसके निरक्षीय हो गए। ऐसे सारे क्वेश्चन अभी एग्जाम में बहुत ज़्यादा बार पूछा जा रहा है। तो आज हम आप लोग को लेके आए हैं किसी विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में r दूरी पर स्थित किसी बिंदु P पर कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जा चुका है और बच्चों को इसमें सबसे ज़्यादा है कि व्यंजक में सबसे ज़्यादा परेशानी होता है कि हम स्टार्ट कैसे करें, कहाँ से उसका मेजरमेंट करें। तो हम आज आपको इस टॉपिक्स में एकदम एक स्टेप बाय स्टेप आपको बताएंगे ताकि आप अपने से सॉल्यूशन कर सकते हैं और एक बार हमारे वीडियो को देखने के बाद व्यंजक खुद ब खुद आप बना सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि डायपोल का फॉर्मूला क्या होता है। डायपोल मतलब द्विध्रुव आघूर्ण। द्विध्रुव आघूर्ण आप लोग नहीं पढ़े होंगे तो आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिएगा, हम उसको बता देंगे। लेकिन फिलहाल आप लोग समझिए, इस व्यंजक को बनाने के लिए द्विध्रुव आघूर्ण, जिसे हम P से संकेत करते हैं, उसका फॉर्मूला होता है 2QL। और इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है वो किसी बिंदु तक यानी r डिस्टेंस पर अगर हमको मेजर करना है तो उसके लिए फॉर्मूला होता है 1/4πε0 Q/r²। और हमें व्यंजक भी इसी तरह का दिया हुआ है। कहता है किसी डायपोल के कारण से अक्षीय का मतलब होता है x एक्सिस की तरफ, ये हुआ x एक्सिस और इधर हुआ y। तो इसको, इस डायरेक्शन को कहते हैं अक्षीय और y के डायरेक्शन को कहते हैं निरक्षीय। ठीक है, इंग्लिश में अगर इसको अगर कहिएगा तो एक्सल पॉइंट हो जाएगा और इसको इक्वेटोरियल हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले आपको देखना क्या है कि हमको इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए हमको चार्ज चाहिए। यहाँ पे दो चार्ज है तो दोनों चार्ज की वैल्यू यहाँ पे सेम होती है। ठीक है, यहाँ पे +Q है और यहाँ पे -Q चार्ज। और इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालना है तो इस पॉइंट पे जितना प्लस अपना प्रभाव डाल रहा होगा, कोई जरूरी नहीं कि माइनस का क्या उतना ही प्रभाव होगा। तो आंसर ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड डिस्टेंस पर निर्भर करता है। जो चार्ज इस बिंदु के नजदीक होगा उस पर प्रभाव उसका ज्यादा, और जो चार्ज इससे थोड़ा दूर है उस पर थोड़ा प्रभाव कम, लेकिन चार्ज दोनों पे समान है। अब हम लोग ये बात को चलते हैं कि यहाँ पर चार्ज दोनों है, तो हम दोनों के लिए इलेक्ट्रिक फील्ड मेजर अगर करेंगे तो उसके लिए दोनों के लिए डिस्टेंस भी देखना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला ही होता है 1/4πε0 Q/r²। तो r हमारा कहाँ से लिया जाएगा? तो सबसे पहले बात याद रखिए कि डायपोल का जो सबसे मेन पॉइंट सेंटर जो होता है, ये सेंटर को मान लेते हैं O। तो सेंटर से इस पॉइंट का मेजरमेंट हमारा दूरी जो होगा वो हमारे लिए r होगा। याद रखना है कि डायपोल के लिए अगर हम डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं तो हमेशा कहां से होगा? डायपोल के सबसे सेंटर पॉइंट से। तो यहां से लेकर यानी O से लेकर P तक का डिस्टेंस है, इसको हमने r माना है। ठीक है, अब बात यह रहा कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो मेजरमेंट करने के लिए कहा था उसमें हमको चार्ज का डिस्टेंस चाहिए। अब सबसे पहले बात समझिए कि एक डायपोल के बीच का डिस्टेंस कितना होता है। तो आंसर, एक डायपोल के बीच का डिस्टेंस होता है 2L। तो अगर ये इसका मिड पॉइंट है तो L और L में बांट दीजिए इसको, यानी हाफ L हो गया। तो अब हमको मेजरमेंट कहां से करना है? तो आंसर है, हम ये चार्ज तो यहाँ है और इस चार्ज के कारण से हमको इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे देखना है। तो ये इस चार्ज से P बिंदु की दूरी कितनी होगी, यानी +Q से P बिंदु की दूरी कितनी होगी। तो आप गौर से देखिए, पूरा यहाँ से यहाँ O से लेके P तक कितना है r, हमें डिस्टेंस कितना चाहिए? Q से लेकर कितना P। तो ये हमारे लिए एक्स्ट्रा हो रहा है। तो इसका मतलब ये होगा कि Q से लेके P तक का जो हमारा डिस्टेंस है वो हमारे लिए कितना हो जाएगा? तो टोटल यहाँ से यहाँ कितना है? r, और ये डिस्टेंस को माइनस कर दीजिएगा तो ये डिस्टेंस बचेगा, यानी r - L। ये हमारा किसका डिस्टेंस है? QP का। क्यों इसे निकाल रहे हैं? तो आंसर ये है कि हमारे इस निकाय के अंदर में दो तरह के चार्जेस हैं और दोनों से इलेक्ट्रिक फील्ड हमको यहाँ चाहिए। तो इस पर हम इस चार्ज के कारण से इलेक्ट्रिक फील्ड अगर निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस चाहिए, और इस चार्ज के लिए जब निकालेंगे तो फिर इसका डिस्टेंस चाहिए। तो अब इसके लिए डिस्टेंस कितना दूरी पर P है? r - L। अब ये देखना है कि -QP से कितना दूर है। तो आप गौर से देखिए, O तक कितना है? r, और अगर हम यहाँ से मेजर करते हैं तो इसका मतलब एक्स्ट्रा L चाहिए। तो -Q से, ये +Q था, ये -Q है, -Q से P तक का डिस्टेंस कितना होगा? तो देखिए, यहाँ से लेके O से लेके P तक r है और ये बाकी बचा कितना? L। तो मतलब ये हो गया -QP से Q से लेके P तक का डिस्टेंस कितना हुआ? r + L। अब हम लोग क्या कर सकते हैं? फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। जहां तक व्यंजक की बात है तो व्यंजक की बात आप लिख सकते हैं व्यंजक में कि माना कि
किसी द्विध्रुव के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की कुल तीव्रता का मान ज्ञात करनी है, तो सबसे पहले हम लोग क्या देखेंगे, डिस्टेंस मेजर करेंगे। ठीक है, तो प्लस Q से P की दूरी कितनी है, तो आंसर है R माइनस एल। माइनस Q से P की दूरी कितनी है, तो R प्लस एल। अब हम लोग क्या देखना है कि प्लस Q चार्ज के कारण से बिंदु P पर की विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। तो किसी भी विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होती है, उसका सोर्स चार्ज जो है और उसका डिस्टेंस है, हम लोग अप्लाई कर देते हैं। तो अब यहां लिखते हैं, अब प्लस Q से Q के कारण E का परिमाण, तो प्लस Q के कारण अगर E है तो उसको E1 लिखते हैं, E1 का परिमाण कितना होगा, तो E1 के लिए सोर्स हमारा कौन है, तो पहले तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ये कांस्टेंट हमारा सोर्स हमारा कौन है, प्लस का Q चार्ज। इसका डिस्टेंस कितना है, यानी प्लस Q से इसका डिस्टेंस कितना है, तो आंसर है R माइनस एल। उसके बाद माइनस Q के कारण E2, यानी इस माइनस चार्ज से जो इलेक्ट्रिक फील्ड वहां लग रहा होगा उसके लिए हमने E2 का परिमाण रखा है, E2 का परिमाण, तो ये भी वैल्यू होगी 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल, और इस पर स्क्वायर है, आप लोग देख रहे हैं, तो यहां पर भी क्या होगा, स्क्वायर। अब देखिए प्लस Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का स्क्वायर। माइनस Q के कारण कितना है इलेक्ट्रिक फील्ड, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। अब पहले बात समझिए, दोनों चार्ज एक दूसरे के विपरीत है, ये चार्ज प्लस है और ये चार्ज माइनस है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी माइनस हो जाएगा, तो यहां हम माइनस लगा देते हैं। ठीक है, अब क्या करेंगे, तो आंसर है ये टोटल, ये दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कहां मेजर करना है, तो आंसर है हमको P पर मेजर करना है। तो बिंदु P पर कुल E नेट का परिमाण कितना होगा, तो आंसर है E1 प्लस E2। अब इन दोनों को ऐड अगर हमें करना है तो E1 प्लस E2 के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो E नेट जो हम लोग निकालेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर प्लस, उसके बाद ऐड करना है तो यहां माइनस हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का कितना होल स्क्वायर। अब यहां पे हम लोग क्या ले सकते हैं, कॉमन ले लेते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन है, साथ में क्या कॉमन है, दोनों का चार्ज सेम है, तो अंदर में क्या बचेगा, 1 माइनस R माइनस एल का होल स्क्वायर और माइनस 1 माइनस R प्लस एल का होल स्क्वायर। ठीक है, यहां तक आप लोग को समझ में आ गया। प्लस Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस एल का होल स्क्वायर। माइनस Q के कारण कितना इलेक्ट्रिक फील्ड है, माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस एल का होल स्क्वायर। टोटल नेट इलेक्ट्रिक फील्ड बिंदु P पर कितना होगा, बिंदु P पर, तो ये दोनों का प्रभाव हमको यहां देखने के लिए मिलेगा, यानी अर्थात E1 प्लस E2, तो ये नेट इलेक्ट्रिक फील्ड हमको कितना मिलेगा, E1 प्लस E2, E1 का वैल्यू रख दिया और E2 का वैल्यू रख दिया। ठीक है, इतना पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद लगता है। हाँ तो दोस्तों चलिए अब इसके आगे देखते हैं, हम लोग कहाँ थे कि नेट E1 प्लस E2
इक्वल टू हमारे पास क्या था, तो E1 हमारे लिए कितना हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें कॉमन क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट भी है, Q भी है, 4 बाहर निकाल दिए, तो इसमें क्या बचा 1/R माइनस L का होल स्क्वायर माइनस 1/R प्लस L का होल स्क्वायर। अब इसके बाद ये जो कैलकुलेशन है बस उसको करना है। यहाँ पे क्या होगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसमें एलसीएम ले लीजिए, R माइनस L का होल स्क्वायर R प्लस L का होल स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पर R माइनस L का होल स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा R प्लस L का होल स्क्वायर माइनस R माइनस L का क्या होल स्क्वायर, तो हो जाएगा Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R प्लस L का होल स्क्वायर क्या होगा R स्क्वायर प्लस L स्क्वायर प्लस 2RL माइनस, अब इसको देखिए इसको तोड़ेंगे तो बाहर में माइनस लगा हुआ है, तो जो प्लस है वो माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। जैसे R स्क्वायर माइनस में L स्क्वायर और प्लस में 2RL और नीचे हो जाएगा R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। इसमें कैंसिल कौन होगा, तो ये देखिए R स्क्वायर कैंसिल, L स्क्वायर कैंसिल। अब सिंपली देखिए Q अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2RL और 2RL कितना होगा 4RL अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। अब गौर से देखिए बाहर में हमारे पास क्या है देखिए, तो अब हम लोग किसके लिए फार्मूला बना रहे हैं, तो हम लोग इसके लिए डाइपोल के लिए फार्मूला बना रहे हैं कि डाइपोल कितना इलेक्ट्रिक फील्ड बनाता है, तो डाइपोल की जो इंपोर्टेंसी है वो कौन है, तो आंसर है द्विध्रुव आघूर्ण है। तो इस फार्मूले में हमको डाइपोल के लिए हमको फार्मूला बनाना है, इसलिए इसमें हमको P को इन्वॉल्व करना बहुत जरूरी है। अब इसमें हम क्या देखते हैं कि P बराबर 2QL हमको चाहिए, तो गौर से देखिए अगर इसको हम दो पार्ट कर दें, अगर इसको ऐसा लिखना पसंद करें 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और इसको लिखें 2QL इंटू R और मल्टीप्लाई बाय इसको 2R कर देते हैं, तो बचेगा नीचे क्या R माइनस L का होल स्क्वायर और R प्लस L का होल स्क्वायर। फिर से देखिए 4RL को दो पार्ट में किए हैं, देखिए इसमें से 2QL को एक साथ और 2R को एक साथ मल्टीप्लाई कीजिएगा, ऊपर यही आ जाएगा, ठीक है। इससे फायदा क्या हुआ कि 2QL जो हमारे लिए क्या बात करेगा, तो आंसर वो डाइपोल आघूर्ण के लिए बात करेगा, अर्थात P के लिए बात करेगा। अब यहां से देखिए ये फॉर्मूला क्या आएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2QL क्या होता है, तो आंसर 2QL P होता है। उसके बाद 2R अर्थात इसको ऐसे लिख सकते हैं 2P इंटू R अपॉन R माइनस L का होल स्क्वायर इंटू R प्लस L का होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये जो फॉर्मूला आप देख रहे हैं, ये फॉर्मूला ई जो नेट आया है हमारे लिए, ये हमारे लिए सबसे ज्यादा कंफ्यूजन है। बच्चे लोग सोचते हैं कि इसके बाद आगे क्या करना है, तो देखिए सिंपली बात है कि हमको R के फॉर्म में हमको लाना है। L जो यहाँ पर ये भी एक डिस्टेंस है जो डाइपोल का मेन पॉइंट से डिस्टेंस है, यानी मिड पॉइंट से। उसके बाद ये P पॉइंट जो हमारा है वो Q से डिस्टेंस दिया गया है। तो सबसे पहले बात समझिए क्या है कि डाइपोल जो होता है वो देखने के लिए यहाँ पर हम बड़ा बनाए, डाइपोल की जो कंडीशन है वो बहुत छोटी लेंथ होती है, बहुत छोटी, और डिस्टेंस बहुत ज्यादा है। तो इस वजह से हम क्या करते हैं कि R के कंपैरिजन में L को हम ये समझते हैं कि वो बहुत छोटा हो चुका है, बहुत नेग्लिजिबल के बराबर है, इसलिए उस समय हम लोग क्या करते हैं कि इस L को R के कंपैरिजन में बहुत छोटा बताते हैं और इसको 0 मान लेते हैं। तब यहाँ से यहाँ पर जो फॉर्मूला हमारा ई नेट के लिए जो आता है, तो वहां लिखते हैं कि R मोर देन L, इसलिए R इक्वल टू L इक्वल टू 0 लेते हैं। तो आप खुद सोचिए अगर L यहाँ 0 हो जाएगा तो क्या होगा, L अगर यहाँ 0 हुआ तो R पर पावर स्क्वायर, L यहाँ 0 हुआ तो R पर पावर स्क्वायर बचेगा, R पर पावर स्क्वायर और R पर पावर स्क्वायर मल्टीप्लाई में है तो R पर पावर कितना हो जाएगा 4। तो हमारा ये जो फॉर्मूला हो जाएगा ई नेट इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2P अपॉन ये हो जाएगा R पर पावर 4, कब जब L का स्क्वायर L 0 हो जाएगा तब। अब यहाँ देखिए बगल में R था, एक R से एक R कैंसिल हुआ, तो ये हमारा फॉर्मूला क्या बना ई नेट
इक्वल टू 1/4πε0 2p बाई आर क्यू। ये जो हमारे पास फॉर्मूला आया है ये क्या है, तो आंसर है ये अक्षीय स्थिति का, अर्थात इसी को हम लोग लिखते हैं कि अक्षीय इक्वल टू 1/4πε0 2p/r³। ये क्या आया, तो एक डायपोल के लिए अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की नेट तीव्रता कितनी होगी, 1/4πε0 2p/r³। ठीक है, तो देखिए ज्यादा यहाँ तक कोई परेशानी नहीं, यहाँ के बाद जो है आपको फार्मूला लगाना है, इसको तोड़ देना है, क्योंकि डायपोल के लिए फार्मूला बना रहे हैं तो इसमें 2qL जो होगा वो P के लिए आ जाएगा, P यहाँ शो करेगा कि ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायपोल के लिए है। ठीक है, और बाकी सब आप जो देख रहे हैं यहाँ पर सिर्फ करना है क्या कि R को मोर देन कर देना है। ठीक है, और L उसके लिए नेग्लिजिबल होगा, क्योंकि वास्तविकता ये है कि जो डिस्टेंस हमने लिया है उसके कंपैरिजन में ये जो निकाय का बीच का जो डिस्टेंस होता है वो बहुत ही कम होता है, इसलिए इस L की हमको उतनी आवश्यकता नहीं है, इसलिए L इक्वल टू यहाँ क्या हो गया 0, और इस L इक्वल टू 0 करने से R पर पावर 4 आया, 4 से 1 R से एक R इसमें से कैंसिल किया तो R पर पावर 3 आ गई। अब इसमें सबसे बड़ी बात क्या है कि एक डायपोल की अक्षीय स्थिति में परिमाण तो हमको पता चल गया कि 1/4πε0 2p/r³ होता है। अब विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती क्या है, तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि होती है। तो एक डायपोल के लिए उसकी डायपोल के लिए जब अक्षीय स्थिति में जब इलेक्ट्रिक फील्ड होता है तो उसकी डायरेक्शन किधर माना जाएगा, परिमाण तो हमें पता चल गया। तो अब उसको समझना है कि डायपोल में जब अक्षीय स्थिति निकालते हैं तो उसके लिए उसके डायरेक्शन किधर होगा। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग यहाँ पर पहले देखते हैं, यहाँ पर करते हैं। तो देखिए, तो सबसे पहले डायपोल की डायरेक्शन किधर से किधर होती है वो पहले समझिए। डायपोल का जो डायरेक्शन होता है वो हमेशा -2 प्लस होता है। डायपोल की डायरेक्शन हमेशा -2 किधर होता है, प्लस, -2 प्लस। ये किसकी डायरेक्शन है, द्विध्रुव आघूर्ण का डायरेक्शन है, यानी द्विध्रुव आघूर्ण P की दिशा किधर से किधर होती है, तो आंसर है माइनस से प्लस की ओर, यानी नेगेटिव चार्ज से पॉजिटिव चार्ज की तरफ ये डायरेक्शन होता है। दूसरी बात, हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो किसकी डायरेक्शन में, तो हम गौर से देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड जो हमारा आया है वो किधर से किधर है, तो किधर से किधर मतलब ये पॉजिटिव वैल्यू आई है। मतलब क्या है, मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन देखिए पॉजिटिव की तरफ, यानी इधर है, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड की भी डायरेक्शन इसी साइड में, ई नेट। यही जो हम लोगों ने लाया है 1/4πε0 2p/r³। तो गौर से देखिए जिधर P की डायरेक्शन है उधर ही इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है। तो अगर ये पूछा जाएगा कि किसी द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा किधर से किधर होती है, तो उसके लिए आंसर आप लोग याद रखिए। तो आंसर उसका ये है कि विद्युत क्षेत्र की दिशा द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा की ओर होगी, या द्विध्रुव आघूर्ण के अनुदिश होगी। अनुदिश का मतलब क्या होगा, जिस डायरेक्शन में डायपोल मूवमेंट है, यानी डायपोल मूवमेंट होगा, यानी द्विध्रुव आघूर्ण की जिधर की डायरेक्शन है उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी उसी डायरेक्शन में होगा, द्विध्रुव आघूर्ण की दिशा में होगी। ठीक है, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो ज्यादा बेहतर आया होगा और आप अपने से एक्सप्लेन कर सकते। एक बार कॉपी पर एक्सप्लेन कर लेने के बाद आपको कहीं कोई परेशानी नहीं होगा। ठीक है, तो इसके अलावे हम आपको और भी डायपोल के निरक्षीय स्थिति के लिए भी बताएंगे। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि निरक्षीय स्थिति के लिए जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है वो कितनी होती है। ठीक है, तो हम इसके आगे जो भी टॉपिक आपका 5 नंबर में पूछा जा रहा है, जैसे मैग्नेटिक डायपोल का, फिर इसी का विद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में एक और स्थिति होता है जो कहीं भी किसी भी पॉइंट के लिए निकाला जा सकता है। यानी वो पॉइंट के लिए जब निकालेंगे तो हम चाहेंगे तो अक्षीय स्थिति में भी निकाल सकते हैं और निरक्षीय स्थिति के लिए निकाल सकते हैं। इसी तरीके से मैग्नेटिक डायपोल के लिए भी हम लोग निकाल सकते हैं अक्षीय स्थिति, निरक्षीय स्थिति। तो अभी जो हम आपको 5 अंक के प्रश्न जो अभी बताने वाले हैं, ठीक है, इसके अगले वीडियो में, तो अगले वीडियो हम लेके आएंगे निरक्षीय स्थिति के लिए, उसके अगले वीडियो में आपको मैग्नेटिक के लिए लेके आएंगे और दोनों ये पूरा का पूरा डायपोल का आप लोग को हम क्लियर करा देंगे। ठीक है, तो अगर आप लोग को
इसी तरह का वीडियो आप लोग को चाहिए तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम बहुत सारे प्रीवियस क्वेश्चन 5 नंबर्स के जो आते हैं उसे हम डील कराने का आपको प्रयास करेंगे। अगर कोई परेशानी हो तो बिल्कुल हमारे कमेंट्स बॉक्स में बताइएगा। और जो भी वैसे छात्र जो बहुत कमज़ोर हैं या जिनको समझ में उतना नहीं आ रहा है, हमारे कमेंट बॉक्स में आकर के जरूर कमेंट कीजिए और जो भी क्वेश्चन आपको पूछना है पूछ सकते हैं। इसके अलावा हम आपके लिए हमेशा के लिए तत्पर हैं। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय बिहार, नमस्कार।